हे गाइस, वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी विज्ञान यानी साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर आज 7 डिस्कस करेंगे, जिसमें आज का टॉपिक रहेगा भोजन एवं पोषण, फूड एंड न्यूट्रिशन। बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परीक्षाओं में यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। एक एक प्रश्न को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। इसके पहले 6 प्रैक्टिस सेट किए हैं विज्ञान के, चैनल पर प्लेलिस्ट है, बाकी विषयों की भी उनको आप देख सकते हैं। तो चलिए आप इस वीडियो के साथ में चेक करिए आपके कितने प्रश्न ठीक होते हैं। और पहला सवाल बेहद इंपॉर्टेंट है आज का। अंगूर का स्वाद किसके कारण मीठा होता है? ग्रेप्स जो होते हैं उनमें ऐसा कौन सा एलिमेंट, कौन सा न्यूट्रिएंट होता है जिसकी वजह से अंगूर हमें मीठा लगता है? आप जानते हैं जो फल हम लोग खाते हैं, जो फ्रूट्स हम खाते हैं, वो क्या होते हैं, नेचुरली मीठे होते हैं। और उनमें ऐसा कौन सा तत्व होता है जिसकी वजह से वो मीठे होते हैं? तो फलों में मीठेपन का जो एक कॉज, एक कारण होता है, वो होता है उसमें फ्रक्टोज का होना। ठीक है, फलों में मीठापन जो है, फलों में जो मीठापन है वो फ्रक्टोज की वजह से होता है। और फ्रक्टोज क्या होता है? ये होता है एक मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट। प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि फलों में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? फलों में जो मीठापन होता है किसकी वजह से होता है? तो आंसर आप करेंगे फ्रक्टोज। अब अंगूर का स्वाद, आप कहेंगे अंगूर भी तो एक फल है, अंगूर का स्वाद भी जो मीठा होता है वो भी फ्रक्टोज की वजह से होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ एक्सेप्शन है, एक अपवाद है। अंगूर में जो मीठापन होता है वो उसमें ग्लूकोज की प्रेजेंस की वजह से होता है, ऑप्शन ए। ठीक है, ये याद रखिए। दोनों तरह के प्रश्न बता दिए आपको। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला खनिज कौन सा मिनरल हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा मिलता है? इसका आंसर आप क्या करेंगे? सभी लोग इसका आंसर सही बताएंगे। ये होता है कैल्शियम। कैल्शियम हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ऑप्शन बी। कहाँ कहाँ? जो हमारे टीथ होते हैं, जो दांत होते हैं, उसमें क्या होती है? कैल्शियम के बने होते हैं। दूसरा, हमारी जो बोन्स हैं उसमें भी कैल्शियम की मात्रा होती है। और हमारे शरीर में जो 99% कैल्शियम होता है वो हमारी बोन्स, हड्डियों में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखें, जो शहद होता है, हनी में कौन सा कंपोनेंट पाया जाता है, कौन सा घटक है? शहद के अंदर जो मीठापन होता है वो फ्रक्टोज के कारण होता है, ऑप्शन सी, फ्रक्टोज। अमीनो अम्ल किसके संश्लेषण के लिए आवश्यक है? अमीनो एसिड्स जो होते हैं उसके लिए, उसके सिंथेसिस के लिए, या अमीनो एसिड किसके सिंथेसिस के लिए ज़रूरी होते हैं? एक्चुअली जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो प्रोटीन की बेसिक यूनिट होते हैं, यानी बहुत सारे अमीनो एसिड मिलकर के प्रोटीन का निर्माण करते हैं, प्रोटीन को बनाते हैं। तो बेसिक यूनिट है अमीनो एसिड किसकी? प्रोटीन की। या आप ये कह सकते हैं, जब हम कोई भोजन खाते हैं, प्रोटीन वाला डाइट हम लेते हैं, तो जो प्रोटीन का पाचन हमारे शरीर में होता है, प्रोटीन का जो ब्रेकडाउन होता है हमारे शरीर में, वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाती है प्रोटीन। ठीक है, तो इससे ज़्यादा डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता किसको? प्रोटीन को। यानी अमीनो एसिड में जब वो कन्वर्ट हो जाता है, वो उसका लास्ट स्टेज होता है डाइजेशन का, प्रोटीन के। आंसर सी होगा। फ्रक्टोज का केमिकल फॉर्मूला आपको बताना है, क्या है इसमें से? फ्रक्टोज होता क्या है, इसको आप जानते हैं। फ्रक्टोज एक कार्बोहाइड्रेट है। और कौन सा कार्बोहाइड्रेट? मोनोसैकेराइड। ग्लूकोज भी एक कार्बोहाइड्रेट है, कौन सा? मोनोसैकेराइड। इन दोनों को हम बोलते हैं हेक्सोज के नाम से। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों हेक्सोज कहलाते हैं। हेक्सोज में एन होता है 6, यानी इसका नंबर जो स्टार्टिंग है 6। और एक फॉर्मूला आपको अगर ऐसे पूछे इसमें से ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप करेंगे CN। तो यहाँ पर CnH2nOn। अब यहाँ पर अगर 6 पुट कर दोगे आप, तो ये क्या बन जाएगा? C6H12O6। दोनों का फॉर्मूला एक ही होगा, याद रखिएगा, C6H12O6। ये फॉर्मूला किसका है? फ्रक्टोज का फॉर्मूला है। और अगर आपसे इसी प्रश्न में पूछे कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है, तो ये भी सेम ही होगा। और ये भी याद रखिएगा, सबसे मीठा प्राकृतिक कार्बोहाइड्रेट या स्वीटेस्ट नेचुरल कार्बोहाइड्रेट भी फ्रक्टोज ही होता है। फाइबर या रफेज जो हमारे पाचन को आसान बनाता है, ये एक प्रकार का क्या होता है? एक्चुअली फाइबर इज़ अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो ऑप्शन सी आप कर सकते हैं। फाइबर एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है जिसे हमारी बॉडी पचा नहीं सकती है, द बॉडी कैन नॉट डाइजेस्ट। लेकिन जो हम भोजन करते हैं, जिस भोजन को हम खाते हैं, उस भोजन को पचाने में काफ़ी हेल्प करता है ये फाइबर। नेक्स्ट देखें, निम्न में से किसे मानव शरीर का निर्माण खंड माना जाता है? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ह्यूमन बॉडी में से कौन सा न्यूट्रिएंट, कौन सा पोषक तत्व होता है?
देखो जो हमारा शरीर है, हमारे शरीर की जो ग्रोथ या वृद्धि होती है उसमें कौन सा न्यूट्रिएंट हेल्प करता है? ये होता है प्रोटीन। ठीक है, तो बिल्डिंग ब्लॉक जो माना जाता है वो प्रोटीन को माना जाता है। ऑप्शन बी सही रहेगा। प्रश्न अगला देखिए, मानव शरीर में जल का कितना भाग होता है? हमारे शरीर में जो जल की मात्रा है वो कितने परसेंटेज होती है? ये प्रश्न काफ़ी आसान सा है, इसका जवाब आप कीजिए कमेंट बॉक्स में। हम अगले सवाल पे चलते हैं। जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, जो रेड ब्लड कॉर्पसल्स होती है हमारे ब्लड में, आरबीसीज जिनको बोलते हैं, इसके निर्माण के लिए कौन सा मिनरल आवश्यक होता है? जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड में होते हैं आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज। तो आरबीसी जो होता है उसमें पाया जाता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन किससे बना होता है? आयरन का, ठीक है, लौह का। और जो ब्लड का लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन की वजह से ही होता है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो आयरन होता है, आयरन एक अच्छा स्रोत माना जाता है किसका? जो ग्रीन लीव्स वेजिटेबल होती हैं, हमारी हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, ये आयरन का अच्छा सोर्स मानी जाती हैं। ऑप्शन ए। जैसे पालक, पालक जो होता है अच्छा सोर्स होता है आयरन का। ऐसी सब्जी जिनकी पत्तियां हरी होती हैं। जो तंत्रिका आवेग होता है हमारा, जो नर्व का इम्पल्स होता है, उसके कंडक्शन के लिए हमें क्या ज़रूरत होता है? क्या किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? देखिए सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम, ये सभी रिक्वायर होते हैं किस में? एक तंत्रिका आवेग के संचरण के लिए। जो कोशिका द्रव्य होता है, जो सेल होती है हमारी बॉडी की, उस सेल में एक लिक्विड भरा रहता है, इसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, इसे कोशिका द्रव्य बोलते हैं। और इसमें, इस कोशिका द्रव्य में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला खनिज कौन सा होता है? ये प्रश्न कई बार पूछा हुआ है आपसे। इसका आंसर आप जानते हैं, ये पोटेशियम होता है। ऑप्शन बी पोटेशियम। किस विटामिन की कमी से बांझपन, कौन सा विटामिन जो है बांझपन का एक कारण हो सकता है? कौन से विटामिन की कमी जो है स्टेरिलिटी के लिए कॉज हो सकती है? अच्छा, ये सवाल हमने किया था, मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला खनिज मिनरल की बात करी तो हमने कैल्शियम को कह दिया। एक और सवाल ऐसे ही आता है बिल्कुल हूबहू कि मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? अगर एलिमेंट पूछेगा तो कुछ गैसेस के नाम आपको मिलेंगे, ठीक है। तो गैसेस में आप करेंगे ऑक्सीजन, ठीक है। मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व एलिमेंट होता है ऑक्सीजन, और अगर यहाँ पर खनिज है तो वो क्या होगा? कैल्शियम। एक विटामिन हमेशा याद रखिएगा, जो विटामिन ई होता है, इस विटामिन ई को हम बोलते हैं ब्यूटी विटामिन। आपने देखा होगा फेस, जो स्किन होती है ह्यूमन बॉडी की, चाहे मेल चाहे फीमेल, उस पर झुर्रियाँ जो आ जाती हैं, है ना, जो स्किन डल होने लगती है, एक तरीके से रिंकल्स आती हैं हमारे चेहरे पर, तो वो हमारे शरीर में विटामिन ई की कमी से होता है, ठीक। तो इसीलिए विटामिन ई को अगर हम लेते हैं सही मात्रा में तो रिंकल्स वगैरह, झुर्रियाँ नहीं बनती है हमारे चेहरे पर। तो ये क्या है? विटामिन ई, इसलिए इसको बोलेंगे क्या? ब्यूटी विटामिन। आपकी सुंदरता यानी ब्यूटी से संबंधित है ये, और इसका रासायनिक नाम होता है टोकोफिरोल। टोकोफिरोल किसको कहते हैं? विटामिन ई को कहते हैं। और जो बांझपन होता है, जो इनफर्टिलिटी जिसको हम बोलते हैं या स्टरलिटी बोलते हैं, ये भी विटामिन ई की कमी के कारण ही हो सकता है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। कौन सा ऐसा विटामिन है जिसको विटामिन एच भी कहा जाता है? अब देखिए विटामिन आपने पढ़े हैं कौन कौन से, देखो ध्यान से सुनना, विटामिन कौन कौन से होते हैं। विटामिन ए होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में आते हैं विटामिन बी 1, विटामिन बी 2, विटामिन बी 3, विटामिन बी 5, विटामिन बी 6, विटामिन बी 7 और विटामिन बी 9, विटामिन बी 12, ठीक। ये तो हो गया विटामिन ए और विटामिन बी। और उसके बाद विटामिन सी होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन ई होता है, विटामिन के होता है, ठीक। अब इन्हीं में से जो हमने विटामिन बी कॉम्प्लेक्स डिस्कस किए हैं अभी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पूरा एक समूह है अलग अलग विटामिन का। जैसे विटामिन बी 1 को हम थायमीन बोलते हैं, विटामिन बी 2 जो होता है उसको राइबोफ्लेविन बोलते हैं। इसी तरह से जो विटामिन बी 7 होता है, जो विटामिन बी 7 होता है, इसी को हम बोलते हैं विटामिन एच। इसी को बोला जाता है विटामिन एच, और इसी को बोला जाता है बायोटीन। ऑप्शन ए सही आंसर है। सारे नाम आपके सामने हैं इनके। इसके जैसा ही प्रश्न यहाँ कुछ और भी हो सकता है, आपसे पूछ लेगा निम्न में से किस विटामिन को विटामिन पी कहा जाता है? तो विटामिन बी 3 जो होता है, विटामिन बी 3 जिसको हम बोलते हैं नियासिन, विटामिन बी 3 को हम बोलते हैं नियासिन या निकोटीनिक एसिड, इसी को हम बोलते हैं क्या? विटामिन पी। ऐसे रिप्लेस कर सकता है इस प्रश्न को। याद रखने जितने चीज़ें यहाँ लिखी गई हैं।
एक विटामिन B9 होता है, विटामिन B9 को आप बोलते हैं क्या? रासायनिक नाम होता है इसका फोलिक एसिड। फोलिक एसिड को आप बोलते हैं क्या? विटामिन B9। और विटामिन B9 को ही हम बोलते हैं विटामिन M। तो एक जैसे प्रश्न दिखने वाले आपको ये और बता दिए। तो ये फॉलिक एसिड क्या होता है? ये आपने देख लिया, विटामिन M होता है। यहाँ लिखा हुआ साइनोकोबालामीन। साइनोकोबालामीन कौन से विटामिन को आप बोलते हैं? किस विटामिन का रासायनिक नाम होता है? याद रखिएगा, ये B12 का नाम होता है। अगला देखिए पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन आप बोलते हैं B6 को। और जो फॉलिक एसिड है, फॉलिक एसिड आपको भी बताया है B9 को बोलते हैं। ठीक। और कौन कौन से विटामिन नहीं होते बी कॉम्प्लेक्स में? याद रखिएगा, विटामिन B4 नहीं होता है। ठीक, विटामिन B4 नहीं होता है। 5, 6, 7 होते हैं। विटामिन B8 नहीं होता है। 9 होता है। फिर विटामिन B10 और विटामिन B11, ये विटामिन नहीं एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, ये नहीं पाए जाते हैं। सूर्य की जो किरणें होती हैं उनमें से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आंसर कर सकते हैं आप इसका। अच्छा, इस प्रश्न को आप जनरली आमतौर पर इसको ऐसे जानते हैं कि हमारे शरीर में विटामिन जो सनलाइट है, सनलाइट से विटामिन डी बनता है। ठीक है, एक्चुअली जो सूर्य से विटामिन डी जो होता है, विटामिन डी हमें सूर्य से प्राप्त होता है, हमारे शरीर में बनता है। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, जनरल है, इसलिए आप इसका आंसर जान रहे हैं। विटामिन डी सभी लोग इसका आंसर कर पाएंगे आप लोग। सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? डी। बट एक्चुअल में क्या होता है, जो एडवर्ड मेलनबाई थे जिन्होंने इस विटामिन को खोजा, हमारे शरीर में जो मौजूद फैट होता है इसको हम बोलते हैं डिहाइड्रो कोलेस्ट्रोल। और डिहाइड्रो कोलेस्ट्रोल में जो है, आप कहेंगे जो कोल कैल्सीफेरोल है, जिसको विटामिन D3 बोलते हैं, कोल कैल्सीफेरोल। कोल कैल्सीफेरोल बना होता है किससे? कैल्सीफेरोल से। जिसको कैल्सीफेरोल किसका नाम है? ये विटामिन डी का नाम है। तो हमारे शरीर में जो ये पहले से मौजूद होता है। ठीक, लेकिन जब तक सनलाइट नहीं मिलती है हमारी बॉडी को तो ये एक्टिवेट नहीं होता है। तो सनलाइट क्या करती है? इसको एक्टिवेट करने का कार्य करती है, इस कैल्सीफेरोल को, इस विटामिन डी को। लेकिन आमतौर पर क्वेश्चन क्या बनेगा? सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी। एक प्रश्न में अलग से आपसे पूछ लेगा, विटामिन डी का रासायनिक नाम आप बताइए। तो याद रखिएगा, विटामिन डी को हम बोलते हैं कैल्सीफेरोल। और आपसे पूछेगा कोल कैल्सीफेरोल का आपसे पूछ सकता है, इसको कौन सा विटामिन कहा जाता है? इसको बोलते हैं विटामिन D3, इसी का हिस्सा होता है ये। और जब विटामिन डी सही से नहीं बनेगा बॉडी में अगर सही से संचार नहीं होगा, इसका एक्टिवेट नहीं होगा, तो जो हमारी हड्डियाँ होती हैं वो कमज़ोर होने लगती हैं। हमारी हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं। अगर सनलाइट आपको ना मिले तो हड्डियाँ कमज़ोर होने लगेंगी। बॉडी में अलग सी सेंसेशन रहेगी, चलने फिरने में परेशानी। देखो अगला प्रश्न, विटामिन जो गर्म करने पर आसानी से डिस्ट्रॉय यानी नष्ट हो जाता है। ये प्रश्न को दूसरी तरह से भी पूछ सकता है, लेकिन अलग तरह से पूछ रहा है ये। ठीक है, तो ये विटामिन होता है सी, विटामिन सी। इसके अलावा एक और मिलेगा विटामिन आपको, तो विटामिन बी और विटामिन सी ऐसे विटामिन हैं जो गर्म करने पर आसानी से नष्ट हो जाते हैं। देखो, हमने विटामिन जो पढ़े होंगे हमने सब ने, तो विटामिन दो टाइप्स के होते हैं। एक तो होते हैं जल में घुलनशील विटामिन, जिनको हम वाटर सॉल्युबल विटामिन कहते हैं, और दूसरे होते हैं वसा में घुलनशील विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन। अब जो जल में घुलनशील होते हैं वो होते हैं विटामिन बी और विटामिन सी। सिर्फ ये दो विटामिन होते हैं जो वाटर सॉल्युबल होते हैं। इनके अलावा जो विटामिन होंगे, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन। तो फैट सॉल्युबल विटामिन अभी लिख देते हैं। ये वाले दोनों विटामिन, विटामिन बी और विटामिन सी, ये क्या होते हैं? जल में घुलनशील, वाटर सॉल्युबल। जब हमारी बॉडी में जाते हैं खाने के साथ में, डाइट के साथ में, तो क्या होता है, ये पानी में घुल जाते हैं, और पानी में घुलने के बाद हमारे यूरिन के थ्रू, मूत्र के थ्रू शरीर से बाहर हो जाते हैं। ठीक है, तो गर्म करने पर या फिर पानी में घुल जाने पर ये शरीर से बाहर हो जाते हैं, एक तरीके से निकल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और ये वाली जो विटामिन है, विटामिन ए, डी, ई, के, ये क्या है? फैट सॉल्युबल विटामिन है। अब ये सवाल फैट सॉल्युबल भी पूछता है अलग से, वाटर सॉल्युबल में कौन से विटामिन होते हैं, ऐसे पूछता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ये दोनों ही विटामिन है। ऑप्शन में सी दे रखा है तो सी कर लेंगे, इसको भी याद रखेंगे साथ में, ये भी नष्ट होता है। निम्नलिखित में से कौन संतृप्त वसा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज सैचुरेटेड फैट? फैट की कहानी भी सुन लो, दो तरह के होती हैं फैट ये भी, एक तो सैचुरेटेड फैट होती है, एक अनसैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड को हिंदी में बोलेंगे हम संतृप्त वसा, और अनसैचुरेटेड को बोलेंगे हम असंतृप्त वसा। ठीक है, याद दिला दे रहे हैं आपको। तो जो सैचुरेटेड फैट होती है, जो संतृप्त वसा होती है, वो पचाने में बहुत कठिन होती है, इसको हम बोलते हैं बैड फैट, बुरी वसा होती है, जैसे कोलेस्ट्रोल है। ठीक,
अगर सैचुरेटेड फैट की बात करेंगे, जितने भी एनिमल प्रोडक्ट होते हैं, जितने भी जंतु उत्पाद होते हैं, वो सारे सैचुरेटेड फैट होते हैं। जंतु उत्पाद बोला मैंने, सिवाय एक को छोड़ करके। एक अपवाद है इसमें, वो है फिश, जो मछली है। जंतु उत्पाद एनिमल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? जैसे हमारे पास गाय भैंस वगैरह होते हैं, जो घर में पालतू जानवर होते हैं, जिनसे दूध मिलता है हमें। उस दूध से आप क्या बनाते हैं? घी बना सकते हैं, पनीर बना सकते हैं, मक्खन। ठीक, तो घी, पनीर, मक्खन ये क्या है? एनिमल प्रोडक्ट हुए। ठीक, डालडा, मलाई वगैरह ये सब क्या है? इन्हीं का ही उत्पाद हैं। अब इसमें जो आपको अपवाद याद रखने हैं वो ये हैं। तो याद रखिए, जो सैचुरेटेड फैट होती हैं वो एनिमल प्रोडक्ट्स, यानी एनिमल प्रोडक्ट होती हैं वो एनिमल से तैयार की जाती हैं, अनसैचुरेटेड प्लांट से तैयार की जाती हैं। एनिमल से हमने क्या क्या देखा अभी? जैसे है आपका घी, पनीर, मक्खन, ठीक, डालडा, मलाई, क्रीम जो होती है, ये सब सैचुरेटेड फैट है, एनिमल प्रोडक्ट्स हैं ये। अगर हम बात करें किसकी? प्लांट से जो तैयार होती है अनसैचुरेटेड फैट की, कौन कौन सी? सरसों का तेल आता है इसमें, बादाम का तेल आता है जिसको हम आलमंड ऑयल बोलते हैं, ऑलिव ऑयल आता है जिसको हम जैतून का तेल बोलते हैं, और फिश ऑयल। तो फिश ऑयल किस में आता है? याद रखिएगा, ये एक्सेप्शन है भाई। यहाँ पर हम बोलते हैं प्लांट प्रोडक्शन, प्लांट के प्रोडक्ट होते हैं। तो जो फिश ऑयल है ये तो प्लांट का प्रोडक्ट नहीं है, तो ये एक्सेप्शन है। लेकिन ये क्या है तो एनिमल, लेकिन किस में आता है? अनसैचुरेटेड फैट में आता है। ऐसे ही इधर सैचुरेटेड फैट में क्या है? एक अपवाद मिलता है हमें, कोकोनट ऑयल। ठीक है, कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल क्या है भाई? वनस्पति से बनता है। ये होना चाहिए अनसैचुरेटेड फैट, क्योंकि प्लांट से बनता है, लेकिन ये क्या है? सैचुरेटेड फैट है। तो मैंने आपको यहाँ जो लिखे हैं, जो एक्सेप्शन है वो लिख दिए हैं, बाकी मैंने आपको बोल करके बताए हैं। इवन जो डालडा होगा ना आपका, वो भी किस में आएगा? सैचुरेटेड में, कोकोनट ऑयल की तरह। ठीक, चलिए अब आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। अच्छा क्वेश्चन है ये। संतृप्त वसा इनमें से कौन सी है? तो देखिए, जो एक्सेप्शन है शायद वही आपको ऑप्शन में मिलेंगे। संतृप्त वसा आपको पता है एनिमल से तैयार होती है, एनिमल प्रोडक्ट। ऑप्शन में देखिए एनिमल प्रोडक्ट कौन कौन से हैं। एक तो फिश ऑयल है, ठीक है, बस एक ही दिया हुआ है। ठीक, और सबसे पहले इसको, अब इसको देखो, यही एक्सेप्शन था हमारे पास में। फिश ऑयल क्या था? ये अनसैचुरेटेड था। ठीक है, उसके बाद क्योंकि एक्सेप्शन में आ गया था ये प्लांट वाले में। ठीक है, प्लांट प्रोडक्ट में नहीं है ये, लेकिन हमने पहले ही मेंशन कर दिया है, यहाँ पर है। सूरजमुखी का जो तेल है, ये सनफ्लावर ऑयल जो होता है, मस्टर्ड ऑयल होता है, ऑलिव ऑयल होता है, ये सब कहाँ हैं? ये तीनों ऊपर वाले क्या हैं? ये अनसैचुरेटेड फैट दी हुई हैं ऊपर। ठीक है, असंतृप्त वसा दी हुई हैं। अभी हमने बोला जो मक्खन है ना, बटर, बटर क्या है? ये एक संतृप्त वसा है, यानी घी, पनीर, मक्खन, घी, पनीर, मक्खन, नारियल का तेल, डालडा, क्रीम, ये सब क्या है? संतृप्त वसा। समझ गए होंगे अब। चलिए अगला सवाल आ गया आपके लिए। निम्न में से कौन मोटापे का कारण होती है? मोटापे को बोलते हैं ओबेसिटी। ओबेसिटी का रीज़न क्या होता है? कौन सी वसा से हमारे शरीर में मोटापा बनता है, बढ़ता है? ज़्यादातर आप क्या खाते हैं? घी, मक्खन, बटर, समझे, ये क्या होती हैं? तो ये मोटापे का ज़्यादा कारण होती हैं। ठीक है, जो संतृप्त वसा होती हैं, ये हमारी डेली लाइफ में ज़्यादा हम खाते हैं इसको, सैचुरेटेड फैट को। और एक सवाल और पूछ सकता है कि हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कौन बढ़ाता है? तो वो भी सैचुरेटेड फैट ही बढ़ाता है, यानी संतृप्त वसा ही बढ़ाती है। कोलेस्ट्रॉल क्या हुई? एक तरह की क्या है? संतृप्त वसा है। दोनों में देखो, कंपैरिजन करो, अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड में सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन देगा? तो जो अनसैचुरेटेड फैट होती है वो ज़्यादा एनर्जी देती है। और आपसे पूछे जो फैट है, फैट का कार्य क्या होता है हमारी बॉडी में? टू प्रोवाइड एनर्जी, ऊर्जा को प्रदान करना। जो बिल्कुल एकदम नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं इस टॉपिक के, वो आप सब जान रहे हैं। देखो, विटामिन ए का नाम, विटामिन बी, सी, डी, इनके नाम, इनसे होने वाली कमी। अभी रोग का चैप्टर हम अलग से लेंगे। ठीक है, तो कुछ कॉमन जो क्वेश्चन हैं उनको नहीं शामिल किया है, वो सब आप पहले से करते हैं, और ना भी बताया जाएगा आपको, तो उनको आप तब भी पढ़ोगे और पहले से आपको पढ़े होते हैं और याद होते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपकी निगाह से कभी कभी बच जाते हैं, वैसे शामिल करने की कोशिश हम करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? विच एलिमेंट इज वर्क एज एनर्जी फ्यूल इन ह्यूमन बॉडी? इसको याद रखिएगा, ये होता है ऊर्जा का ईंधन, एनर्जी फ्यूल। कार्बोहाइड्रेट को हम बोलते हैं। ठीक है, हमारे शरीर में कौन सा पोषक तत्व मानव शरीर में ईंधन का या एनर्जी फ्यूल कहा जाता है? ये होता है कार्बोहाइड्रेट। निम्न में से कौन सी ऐसी शर्करा है जो तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इनमें से कौन सा है? ये सारे क्या हैं? ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट से आपको पता है ऊर्जा मिलती है, और उसमें भी कार्बोहाइड्रेट अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। इसमें जो मोनोसैकेराइड हैं, मोनोसैकेराइड के एग्जाम्पल जैसे एक तो सुक्रोज है, सुक्रोज तो डाइसैकेराइड है।
जो मोनोसैकेराइड होते हैं, मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं, उसमें ग्लूकोज है आपका, फ्रक्टोज है, ठीक है। शुरुआत में ही हमने डिस्कस किया था इनको पहले क्वेश्चन पे ही। उसमें जो मोनोसैकेराइड में ग्लूकोज होता है, जो ग्लूकोज है इसको हम बोलते हैं इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है। जब कभी आप बीमार पड़ते हैं, आपको पता है आपको ड्रिप चढ़ती है, ड्रिप लगती है ना। ड्रिप लगती है तो ड्रिप में एक्चुअली होता क्या है, उस जो पानी की एक बोतल आपको दिखती है वो एक्चुअली ग्लूकोज होता है उसमें, ठीक। ग्लूकोज ही क्यों चढ़ाया जाता है, क्योंकि जब हमारा भोजन, अगर हम अलग से भोजन करें, एक अलग से कंडीशन एज्यूम करते हैं, भोजन करते हैं हम, तो भोजन जब हम करते हैं उसमें खाने में हमारे कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट जब पचेगा फाइनली रूप से, जब कार्बोहाइड्रेट या कार्ब्स पर पच जाएंगे हमारी बॉडी में, तो किस में कन्वर्ट होंगे, वो ग्लूकोज में, ठीक। तो ग्लूकोज सिंपलेस्ट फॉर्म है, बेसिक यूनिट है कार्बोहाइड्रेट की। जैसे प्रोटीन जब डाइजेस्ट होगा तो डाइजेस्ट होने के बाद प्रोटीन हमारे शरीर में क्या बनेंगे, वो अमीनो एसिड की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है, एब्जॉर्प्शन होगा उसका। ऐसे ही जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज की फॉर्म में पचता है, फाइनल जो निकलता है कार्बोहाइड्रेट्स वो ग्लूकोज होता है। और ग्लूकोज क्या है भाई, जब कार्बोहाइड्रेट एनर्जी दे रहा है कार्बोहाइड्रेट, तो ग्लूकोज क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी। इसलिए डायरेक्टली हमारे शरीर को पचाने के लिए कोई कार्य नहीं करना पड़ता, इसलिए डायरेक्टली हमें क्या भेज देते हैं, कार्बोहाइड्रेट का पचा हुआ, या फिर डायरेक्टली ग्लूकोज को ही एंटर कर देते हैं हमारे शरीर में। तो इससे क्या आप देखते होंगे, एनर्जी आपकी बढ़ने लगती है। जब ये बॉडी में पहुंचता है तो आपको भूख भी नहीं लगती है उस वक्त में, जब जिस वक्त ट्रिप लग रही होती है आपको, है ना, क्योंकि ग्लूकोज है, भोजन का एक न्यूट्रिएंट है, हमारे शरीर में पहुंच जाता है। तो यही तो हम खाने के थ्रू भी लेते हैं, जो हम अलग से दे रहे हैं डॉक्टर्स जो होते हैं। जो शरीर है, शरीर में ऊतकों यानी टिश्यूज़ होते हैं, टिश्यूज़ का निर्माण किससे होता है, ये होते हैं आपके प्रोटीन। हमारी शरीर जो बचपन से लेकर हम बढ़ते बढ़ते इतने बड़े हो जाते हैं, हाइट हमारी बढ़ती है, हाइट बढ़ने का मतलब है हमारी बॉडी के जो पार्ट्स, जो अंग हैं, वो ग्रोथ करते हैं, उनका साइज़ बढ़ता है, एक्सपेंड करती है हमारी बॉडी, ठीक है। तो इस एक्सपेंशन को, जो ग्रोथ को, शारीरिक जो फिजिकल ग्रोथ है हमारी बॉडी की, उसमें हेल्प करते हैं प्रोटीन, ठीक है। कोई मेंटेनेंस होगा हमारी बॉडी का, टूट फूट होगी, कहीं चोट लगेगी, सब में उसमें क्या होगा, ये प्रोटीन हेल्प करता है शरीर के लिए। तो इसको ही बोला जाता है बिल्डिंग ब्लॉक्स। निम्न में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, निम्न में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है पूछा है इसमें। तो आप जानते हैं जो खाना हम खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, प्रोटीन होता है। ये तीनों ही सोर्स हैं किस चीज़ के, एनर्जी मिलती है इनसे, लेकिन विटामिन से एनर्जी नहीं मिलती। अब आपसे पूछेगा इन तीनों में अगर 1 ग्राम प्रोटीन खाएं तो कितना एनर्जी हमें मिलता है, ऐसे ही 1 ग्राम वसा अगर फैट खाएं तो कितना एनर्जी हमको मिलता है, ऐसे कार्बोहाइड्रेट खाएं तो कितना ग्राम हमें, कितना कैलोरी हमें ऊर्जा मिलती है। तो ये भी याद रखिएगा, 1 ग्राम प्रोटीन अगर आप खाते हैं तो उसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें 4.1 किलो कैलोरी। और ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट में लगभग बराबर होती है किसमें, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट में, लेकिन इन दोनों से सबसे ज़्यादा किसमें होती है, फैट में, ठीक है। ये लगभग हमने बताया, ये लगभग लिखा हुआ है आपको, जो किलो कैलोरी में लिखा हुआ है। वसा 1 ग्राम वसा, 1 ग्राम फैट अगर आप लेते हैं तो हमारे शरीर को 9 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है, ठीक। चलिए आगे प्रश्नों में देखेंगे इसको भी। जो सोयाबीन होता है, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होगा, सोयाबीन के अंदर अच्छा खासा सोर्स होता है प्रोटीन का, ये क्या होगा, 42% इसमें प्रोटीन पाया जाता है, 40% से ज़्यादा। जो पल्सेस होती हैं, दाल हम खाते हैं, दाल अच्छा स्रोत मानी जाती है प्रोटीन का। अब अगर आपसे 4-5 दालों के नाम दे दे और दालों में पूछे कौन सी दाल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन है, प्रोटीन का अच्छा सोर्स कौन सा है, तो आप इसमें करेंगे सोयाबीन। अभी देखा था 42%, या ऑप्शन में 40 से ज़्यादा क्या होती है, प्रोटीन की मात्रा होती है। प्रोटीन क्या है भाई, सॉरी सोयाबीन क्या है, एक पल्स, एक दाल है। चलिए इसमें हम इतने ही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और इसका एक भाग और करेंगे हम, उसमें और सारे और क्वेश्चन बचते हैं अभी, अगले पार्ट में इसको कंप्लीट कर लेंगे, भोजन वाले पार्ट को, ठीक है। चलिए वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा।